नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान अल्मोड़ा से। आज का हमारा मुख्य विषय है उच्चतर आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत बॉमल के बिक्री आगम अधिकतमीकरण सिद्धांत की विवेचना करना। ये वास्तव में फर्म व्यवहार का आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके पूर्व फर्म व्यवहार के पूर्ववर्ती सिद्धांत या क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता था कि एक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतमीकरण करना होता है। अर्थात क्लासिकल थ्योरी जो हमें डिफाइन करती है कि फर्म बिहेवियर के अंतर्गत एक फर्म का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अर्थात एक फर्म अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। प्रोफेसर बॉमल ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, एक फर्म का टारगेट कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना नहीं होता है। अगर फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहती है तो वो प्राइस को कम करके अधिक वस्तुओं को क्यों बेचना चाहती है? क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने से प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यदि इसका टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो आखिर ऐसा बिहेवियर क्यों अपनाता है? हम जानते हैं क्या कि प्रॉफिट जो होता है, पाई से हमने प्रॉफिट को डिनोट किया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होती है। अगर वो प्राइस को डिक्लाइन करता है, मार्केट में हमने देखा कि जब हम कोई वस्तु थोक में लेते हैं तो उस वस्तु का प्राइस पहले से कम होता है। सपोज दैट ये मार्कर है, ये मार्कर मार्केट में मिलता है 22 रुपए का एक मार्कर मिलता है। और अगर हम कहते हैं कि हमको 12 मार्कर एक साथ चाहिए तो वो कहता है कि आप 20 रुपीज का आप 12 मार्कर ले सकते हैं। तो ये बताइए, अगर वो 22 का बेचता तो ऑटोमेटिक है कि उसके पास रेवेन्यू अधिक होती, लेकिन उसने 20 रुपीज के 12 मार्कर बेचे हैं तो उसको रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू पहले से कम प्राप्त हुई। फिर भी प्रोड्यूसर सेटिस्फाई क्यों है? अर्थात मार्केट में ऐसा बिहेवियर क्यों देखा जाता है सेलरमैन का कि वास्तव में जब कोई व्यक्ति ज्यादा वस्तुएं परचेज करता है तो उस वस्तु का मूल्य पहले से कम हो जाता है। तो इन बिहेवियर को अध्ययन करने के बाद प्रोफेसर बॉमल ने डिफाइन किया कि एक फर्म का व्यवहार जो होता है, बिहेवियर होता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना नहीं होता है, बल्कि एक फर्म का टारगेट होता है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करना होता है। अर्थात अपनी वस्तु की बिक्री करके उससे प्राप्त आगम को अधिकतम करना होता है। अर्थात फर्म चाहती है कि भले प्राइस कम हो जाए लेकिन टोटल रेवेन्यू हमारी हाईएस्ट हो जाए, जो उससे, तो इसीलिए इनका सिद्धांत जो प्रस्तुत किया इन्होंने सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस सिद्धांत में जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ द फर्म बिहेवियर है और क्लासिकल थ्योरी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? दूसरी बात है, क्लासिकल थ्योरी तो ये बता देती है हमें कि वास्तव में जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का अंतर अधिकतम होगा वहीं पर फर्म इक्विलिब्रियम में होगी। फर्म इक्विलिब्रियम में होगी, ये हमको क्लासिकल बताता है। मॉडर्न थ्योरी क्या बताएगी? मॉडर्न थ्योरी में हम किस बेस को मानेंगे? तीसरी चीज, अगर फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है तो जो उसको प्रॉफिट मिलेगा, या फर्म सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करती है तो जो प्रॉफिट मिलता, क्या दोनों प्रॉफिट में बेसिक डिफरेंस ज्यादा होगा या कम होगा? तो आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से टेस्ट करते हैं कि क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म की कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, उसके आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। वहीं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की भी हम बात करते हैं, उसमें भी हम देखेंगे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा और साथ ही साथ उसका टोटल आउटपुट कितना होगा एंड उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं, क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ द फर्म दोनों को एनालिसिस करते हैं। यहां पर हम रेखा चित्र में देख सकते हैं कि एक फर्म की लागत वक्र है जो
लंब अच्छे से निकलती है, यानी यहां पर हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, इसके बाद कॉस्ट पहले घटती दर से बढ़ती है, फिर बढ़ती स्थिर दर से बढ़ती, फिर बढ़ते दर से बढ़ती, इसलिए 3 स्लोप्स का है टोटल कॉस्ट। वही टोटल रेवेन्यू कर्व है जो ओरिजिन से निकलती है। यदि आपका आउटपुट 0 है तो आपका रेवेन्यू 0 होगा। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। गोइंग ऑन मैक्सिमा इट विल बी डिक्लाइन, ये घटती जाएगी। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर फर्म का व्यवहार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा, कितना आउटपुट होगा, कितना प्राइस होगा और कितना प्रॉफिट होगा, ये डिस्कस करते हैं। फिर सेल्स रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है जहां पर प्रॉफिट बराबर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का अंतर सबसे ज्यादा होता है। पहली चीज, दोनों का डिफरेंस जहां पर ज्यादा होगा वहां पर इक्विलिब्रियम उसे मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, या तो हम प्रॉफिट करो जहां पर मैक्सिमा होगा वहां पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए कि ये हमारे पास एक ऐसा आउटपुट लेवल है जहां पर ये हमारे पास प्रॉफिट लाइन है, ये हमारे पास आउटपुट OX है, XP हमने कर दिया है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट है। दिस इज द आउटपुट लेवल OXP which represent the firm aim is profit maximization। यहां पर टोटल कॉस्ट आपकी A है, टोटल रेवेन्यू XP A है और टोटल कॉस्ट आपकी XP B है, यानी इन दोनों का डिफरेंस यहां पर ये प्रॉफिट है जो इस कर्व के बराबर है। तो पहली कंडीशन कि जो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म है उसका आउटपुट कितना होगा, OXP। ये आउटपुट क्या है, आउटपुट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म का। ये हमारे पास जहां पर स्लोप TR की या TC के एक दूसरे के बराबर हो जाती है वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपने ऑप्टिमम स्टेज पर आ जाता है। या जहां पर हमारे फर्म का प्रॉफिट कर्व की ढाल 0 हो जाती है, यानी dπ/dx इज इक्वल टू 0, और यहां पर आपका हो जाता है dTR/dx इज ग्रेटर देन 0। यहां पर dTR/dx इज ग्रेटर देन 0। यहां पर ढाल पॉजिटिव होगी बट यहां पर ढाल 0 होगी। वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म अपना आउटपुट निर्धारित करेगी। इस केस में फर्म को ओ पाई पर यूनिट प्रॉफिट प्राप्त होगा। ओ पाई, इसका नाम हम सी दे देते हैं, ओ पाई सी XP चतुर्भुज, ओ पाई सी XP विल बी टोटल प्रॉफिट। ये फर्म का टोटल प्रॉफिट है। तो ये हमने डिस्कस किया किसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फर्म की स्टेटस इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर प्रॉफिट फर्म में ढलान 0 हो जाए, यानी दैट इज मैक्सिमा, या जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की स्लोप बराबर हो जाए, या दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो जाए, या सबसे मैक्सिमम हो जाए, डिफरेंस मैक्सिमम हो जाए या स्लोप बराबर हो जाए। तो दिस विल बी OXP विल बी आउटपुट लेवल, यही उत्पादन का स्तर होगा। अब और ये हमारे पास प्रॉफिट का स्तर होगा। यदि फर्म का उद्देश्य सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करना है तो क्या होगा। तो आइए हम अब, यदि फर्म का टारगेट चेंज हो जाता है और चेंज होकर क्या हो जाता है, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है,
तो आउटपुट कितना होगा। यदि फर्म का टारगेट सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना होता है तो हम डिफिनेशन से जानते हैं कि जहां पर टोटल रेवेन्यू कर्व की ढाल 0 हो जाती है वहां पर DTR अपॉन DX इज इक्वल टू 0। जहां पर टोटल रेवेन्यू कर्व की ढाल 0 हो जाती है, यदि हम वहां से एक लंब डाल देते हैं तो हमें फर्म का आउटपुट लेवल मिल जाएगा। तो फर्म क्या करेगी, अब हम देखते हैं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म की कंडीशन देखते हैं। तो यहां पर ये देखें कि OXS ये आउटपुट लेवल होगा और ये आउटपुट लेवल आप देख सकते हो कि ये प्रीवियस लेवल से अधिक है। यानी यदि फर्म का टारगेट, यदि फर्म का उद्देश्य अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है तो वो उत्पादन कम कर पाएगी। लेकिन यदि फर्म का टारगेट सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है तो वो ज्यादा फर्म प्रोडक्शन कर पाएगी। जब ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी तो निश्चित रूप से वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी। दूसरी, इस स्टेज में फर्म को प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो देखिए प्रॉफिट लाइन को जहां पर ये ब्लैक लाइन यानी जो हमने यहां पर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म लाइन कट कर रही है उसी को लंब अच्छे से हम मिला देते हैं। तो देखिए इसका नाम हम दे देते हैं A1। ये फर्म का सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म का OA1 पर यूनिट प्रॉफिट होगा, पर यूनिट प्रॉफिट होगा। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म का ये पर यूनिट प्रॉफिट होगा। और अगर हम इसको D पॉइंट से दर्शाएं तो OA1 DSX क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट किसका होगा, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म का। तो आप देख सकते हैं कि द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल OA1 DXS is greater than the area of O pi CXP that may be occur. If you calculate in the mathematical way, then we can get. तो ये आपका एरिया जितना अधिक SX की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उसके परिणाम स्वरूप द एरिया विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम ये देखते हैं कि अगर फर्म का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो उसको प्रॉफिट उतना नहीं मिलता। यदि फर्म का टारगेट सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का हो जाए तो दिस इज द सरप्राइज कि यदि फर्म का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं हो पा रहा, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमम हो रहा। दूसरी चीज, दिस इज द प्रॉफिट लेवल विच इज एक्टिव, ये सक्रिय प्रॉफिट लेवल है बट नॉट रिस्ट्रिक्टिव। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, अर्थात ये किसी प्रकार के फर्म के टारगेट को पाने में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉफिट को OA1 या A1 दिस इज द प्रॉफिट लाइन विच इज एक्टिव एंड नॉट रिस्ट्रिक्टिव। नॉट रिस्ट्रिक्टिव मीन्स फर्म अचीव देयर टारगेट, द टारगेट ऑफ फर्म इज सेल्स रेवेन्यू। ये देखिए TR इज द मैक्सिमम। अगर फर्म के शेयर होल्डर्स कहते कि नहीं हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, इफ शेयर होल्डर्स अपना प्रॉफिट रेट पहले से डिटरमाइन करते हैं तो फर्म को मजबूरी में अपना प्रोडक्शन डिक्लाइन करना पड़ रहा है। फर्म को अपना प्रोडक्शन डिक्लाइन करना पड़ रहा है और फर्म को अपना प्रोडक्शन जब डिक्लाइन करना पड़ रहा है तो फर्म अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है। फर्म का टारगेट क्या है, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, बिक्री को बढ़ाना। अब बिक्री आगम अधिकतमीकरण कहां पर है, द लेवल ऑफ आउटपुट OSX में, इस पर है मैक्सिमा, ना कि इस पॉइंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो मैक्सिमा नहीं होगी, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमा नहीं होगा। तो इस प्रॉफिट लेवल को अगर हम नाम दे देते हैं B1 तो इसका नाम हम देंगे एक्टिव। ये प्रॉफिट एक्टिव तो है
बट रिस्ट्रिक्टिव, लेकिन ये बाधा उत्पन्न कर रहा फर्म को, अतः ये अगर प्रॉफिट शेयर होल्डर्स द्वारा लिया जाता है। यदि शेयर होल्डर्स ये कह दें कि नहीं, आप कोई भी नहीं लेवल दे दीजिए, तो यदि प्रॉफिट का लेवल हम ये मान लेते हैं, सपोज दैट, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एफ मान लेते हैं कोई ये है, तो यहां पर देखिए फर्म अगर अपना आउटपुट बढ़ाती है और 2 कर देती है, OSX 2 कर देती है, तो यहां पर भी देखिए प्रॉफिट लेवल को हम क्या कहेंगे, नॉट एक्टिव, मतलब आप अपने लाभ से अवेयरनेस नहीं है, शेयर होल्डर्स को पता नहीं कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक, नॉट एक्टिव, और ये प्रॉफिट लेवल नॉट रिस्ट्रिक्टिव के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस प्रकार हम बॉमल का सिद्धांत ये चेक किए कि वास्तव में आउटपुट लेवल और प्रॉफिट में क्या बेसिक डिफरेंस आता है दोनों में। तो रिजल्ट ये निकला कि सेल्स, यदि फर्म का टारगेट सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, तो दैट इज मच बेटर कंडीशन फॉर द मैनेजमेंट और फर्म बिहेवियर, बिकॉज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट will be more than profit maximization, and the output level of the profit maximization firm is less than sales revenue maximization। तो एक फर्म को चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बजाय अपना टारगेट वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे करे, तो दैट इज बेस्ट फॉर दैट कंडीशन। तो यहां पर हमने देखा, अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि इसके द्वारा दोनों वस्तुओं का प्राइस में क्या डिफरेंस होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के या सेल्स रेवेन्यू को। तो अगला हम वीडियो देखेंगे। यदि आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कृपया हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।